तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 70 और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिएगा, आम चुनाव मतलब यहाँ पे बात हो रहा है लोकसभा चुनाव के बारे में। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने कुल कितनी सीटें जीती है। देखो, इस बार का जो इलेक्शन और जो इलेक्शन का रिजल्ट रहा ये बहुत अलग रहा। मतलब कह लो कि ये मैच से भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा, कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है। और 10 सालों के बाद ऐसा हो रहा है कि भारत में फिर से एक बार गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। नहीं तो आप देख लो, जब से मोदी जी सत्ता में आए थे पूर्ण बहुमत के साथ आए थे, और इस बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी फिर भी चलो कि ये आपकी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के आई, सबसे बड़ी क्या कहते हो इलेक्टेड पार्टी बनकर के आई, लेकिन फिर भी बहुमत नहीं हासिल कर पाई। बहुमत से अभी भी ये 30-32 सीट पीछे रह गई, और इसी वजह से अब इस बार गठबंधन का सरकार बनने जा रहा है। थोड़ा सा देखते हैं हम लोग इसके फैक्ट के बारे में। जैसे इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ, ठीक है, सबसे पहले तो देखो, चूंकि हम स्टूडेंट्स हैं तो हम लोग को ये सब की भी जानकारी रखनी है। भारत के नागरिक हैं तो वो भी आपको जानकारी रखना है, क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। तो देखिएगा, इस बार जो आपका लोकसभा का चुनाव हुआ ये 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है ना। कब से कब तक चला? 19 अप्रैल 2024 से लेकर के कब तक चला? 1 जून तक चला ना। 1 जून तक चला था कि 2 जून तक? 1 जून तक चला था। उसके बाद फिर आपका देखिएगा 4 जून को काउंटिंग हुआ था, 4 जून को काउंटिंग हुआ, और काउंटिंग के अनुसार देखो किसको कितना सीट मिला। यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपका एनडीए देख रहे हो आप, ठीक है, एनडीए मेनली किसका अलायंस है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये किसका अलायंस है? बीजेपी का। मतलब कह लो कि मेन पार्टी इसमें बीजेपी है। कांग्रेस का जो अलायंस था वो यूपीए के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2023 में एक नया फॉर्मेट निकल के आया, इंडी, कि कोई लोग इसको पूरा इंडिया बोल रहे थे, वैसे इंडी और ए फॉर हो जाएगा अलायंस। तो 2023 में ये नया उभर कर आया, जिसमें आपका कांग्रेस लीडर है। कई मूर्खों को देखते हैं कि कुछ लोग स्टेटस लगा के रखते हैं कि सारा विपक्षी मिल गया एक आदमी को हराने के लिए। तो उनको शायद नहीं पता कि बीजेपी में खुद 35+ पार्टी है, जो कि आप देख लो इंडी में उससे कम ही है, 26+ पार्टी है। तो आपका बहुत सारे पार्टी मिलकर के बहुत सारे पार्टी से ही लड़ रहे हैं, ना कि एक आदमी के साथ बहुत सारा पार्टी मिलकर के लड़ाई कर रहा है। खैर चलो यहाँ पे आते हैं, बात करें एनडीए के बारे में। तो एनडीए का जो फॉर्मेशन था ये कब हुआ था? 1998 में हुआ था, ठीक है। 1998 में आपका एनडीए बना था। जबकि आपसे पूछता है कि बीजेपी कब बना था, तो बीजेपी आपका बना था 1980 में, ठीक है। उसके बाद देख लो इंडी कह लो या इंडिया अलायंस कह लो, इंडिया कह लो, ये कब बना? तो ये बना था आपका 2023 में। जबकि अगर कांग्रेस के बारे में चर्चा करें तो कांग्रेस का निर्माण कब हुआ था? 1885 में। और इन दोनों पार्टियों के बारे में आपको पता होना ही चाहिए, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो इस बार का जो चुनाव हुआ, तो देखना इसमें कौन आगे कौन पीछे रहा। एनडीए जो है इसको 292 सीट मिला, ठीक है। एनडीए जो है इसको 292 सीट मिला, और देखो पिछले बार इसको 2019 में 352 सीट मिला था, मतलब बहुमत से कहीं ज्यादा। और इस बार इसको कितना मिला है? 292 मिला है। इंडिया अलायंस के बारे में बात करें तो इसको मिला है 204, और जब ये यूपीए के फॉर्म में था इसको बहुत कम मिला था। कितना मिला था पिछले बार? 76। तो इसके लिए तो खैर ये बहुत आगे रहा, लेकिन हाँ नो डाउट बीजेपी कह लो या फिर एनडीए कह लो, ये 2019 के कंपेयर में इनका डाउनफॉल रहा इस बार। बीजेपी तो जो है आपका इस बार देख लो कि मात्र 240 पे सिमट के रह गया। मतलब आपका सरकार भी बनाने लायक इसके पास बहुमत नहीं बचा। 543 सीट पे इलेक्शन हुआ था, और सरकार बनाने के लिए कम से कम कितना वोट चाहिए था, कितना सीट चाहिए था? 272। और कितना पे रुक गया? 240, मतलब 32 कम हो रहा था। पिछले बार कितना था? 303 मिला था आपका बीजेपी को सिर्फ बात करें तो। कांग्रेस इस बार 99 आया, पिछले बार बहुत कम पे सिमट गया था 2019 में 52। मतलब कहो कि कांग्रेस तरक्की किया है इस बार पिछले बार के कंपेयर में। बाकी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के कौन उभरी है? सपा, समाजवादी पार्टी। जो कोई सोच नहीं सकता था कि अयोध्या में यूपी में समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा फार बेटर रहा बीजेपी के कंपेयर में। पिछले बार देख लोगे कितना कम सीट मिला था, 5 मिला था, ठीक है। तो आप ये सब चीज याद रखना। दूसरा चलो हम लोग यहाँ पे कुछ और देखते हैं। तो 4 जून को आपका काउंटिंग हुआ। अभी देखो जो अभी के जो प्रधानमंत्री हैं ये इस्तीफा दे चुके हैं। फाइनली ये हो गया कि सरकार एनडीए का ही बनेगा। इंडी गठबंधन जो है ये आपका विपक्ष में बैठेगा और सरकार को, लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास करेगा। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? आम चुनाव 2024 में बीजेपी ने कुल कितनी सीटें जीती हैं? तो बीजेपी के बारे में पूछा है 240, एनडीए के बारे में पूछेगा 292, ठीक ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाह ए बेखबर कहा है? शाह ए बेखबर कहने का अर्थ ये हुआ कि एक ऐसा शासक जो
जिसको अपने राज्य के बारे में, साम्राज्य के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। और कौन था? तो ये था आपका औरंगजेब का बेटा। कौन था? मुगल शासक औरंगजेब का बेटा, जिसके एक नहीं बहुत सारे नाम थे। इसका रियल नेम क्या था? तो रियल नाम था मुअज्जम। इसी को आलम शाह प्रथम भी कहा जाता था, आलम शाह प्रथम। इसी को शाह आलम प्रथम कहा जाता था, शाह आलम। इसी को कहा जाता था शाह आलम प्रथम। और इसी को कहा गया है शाह ए बेखबर। शाह ए बेखबर इसलिए कहा गया ना, क्योंकि कहाँ तक इसका साम्राज्य था ना, इस बेवकूफ को ये भी नहीं पता था। लेकिन बेवकूफ करना भी सही नहीं होगा, औरंगजेब के कंपेयर में ये बाई हार्ट बहुत बढ़िया था। औरंगजेब जहाँ कट्टर शासक था, वहाँ शाह ए बेखबर मतलब मुअज्जम जो था, वो अन्य धर्म के लोगों से रिलेशन अच्छे बना करके रख रहा था। इवन औरंगजेब के टाइम में क्या किया गया था? शिवाजी के पुत्र संभाजी और उनके पुत्र साहू जी को औरंगजेब के द्वारा बंदी बना करके रख लिया गया था। और जब मुअज्जम शासक बन के आया था तो साहू जी को रिहा कर दिया था। ठीक है, क्रम सुनना, शिवाजी, संभाजी एंड साहू जी को कैद बनाया गया था। तो बाई हार्ट ये आदमी सही था। शाह ए बेखबर इसको कौन कहा था? तो ये एक इतिहासकार कहा था। और कौन कहा था? खफी खां जो था, इसको क्या कहा था? शाह ए बेखबर। वैसे एक चीज और याद रखिएगा कि आपसे सवाल करता है कि कौन सा मुगल शासक था जो सर्वाधिक मैक्सिमम उम्र में शासक बना था, तो ये यही हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। लगभग 65 वर्ष की आयु में ये आपका शासक बना था। 1707 में बना था और इसकी मृत्यु कब हो गई थी? 1712 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसकी मृत्यु के बाद कौन शासक बना था मुगल वंश का? तो जहांदार शाह, है ना। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिएगा, हाल ही में यूनिसेफ ने भारत के लिए नेशनल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? अब देखो यहाँ पे एम्बेसडर क्या होता है? तो एम्बेसडर आप कह लो कि एक तरह का प्रचार करने वाला आदमी। किसी खास फेमस चेहरे को किसी भी चीज का एम्बेसडर बनाया जाता है ताकि उस चीज का प्रचार किया जा सके। यहाँ पे बात हो रहा है किसका? यूनिसेफ का। देखिएगा, यहाँ पे बात हो रहा है यूनिसेफ का। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि यूनिसेफ का अर्थ क्या होता है। तो देखिएगा, यू फॉर हो गया। देखिएगा यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। मतलब इसके फुल फॉर्म से तो ये समझ में आ गया कि इसमें मेनली बात किसके बारे में किया जाएगा? तो बच्चों के बारे में बात किया जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 26 दिसंबर 1946 को। 26 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, इसका मुख्यालय है। टाइम आप देखो 1946। बात हो रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के टाइम में। बहुत सारा मतलब जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट हुआ था, सेकेंड हुआ था, युद्ध से पता नहीं चलता है। युद्ध के टाइम में जैसे रसिया यूक्रेन का आप नाम सुन रहे हो, इजराइल हमास का नाम सुन रहे हो, तो मेनली आप नाम किसका सुनते हो? वहाँ के संचालक का, वहाँ के प्रधानमंत्री का, वहाँ के राष्ट्रपति का। लेकिन ग्राउंड स्तर पे मारा कौन जाता है? तो ग्राउंड स्तर पे मारा जाता है सेना। और सेना की बीवी होता है, मतलब बीवी होती है, बच्चे होते हैं, और वो सारे अनाथ हो जाते हैं। और यही चीज देखने को मिला था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में। बहुत सारे अनाथ बच्चे थे और उन्हीं के सिक्योरिटी के लिए, उन्हीं के देखभाल के लिए यूनिसेफ की स्थापना की गई थी 1946 में। अभी इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है करीना कपूर खान को। ठीक है, किसको बनाया गया? करीना कपूर खान को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। जैसे देखिएगा, सौरभ गांगुली, इनको भी बनाया गया है। तो इनको त्रिपुरा टूरिज्म का, ठीक ना, इनको कहाँ का बनाया गया है? तो त्रिपुरा टूरिज्म मतलब त्रिपुरा में क्या बढ़ाया जाएगा? टूरिज्म बढ़ाया जाएगा इसके हेल्प से। इसके लिए सौरभ गांगुली को वहाँ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, तो उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? शाहिद अफरीदी को। T20 वर्ल्ड कप मैच का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? शाहिद अफरीदी को। MS धोनी के बारे में बात करें तो SBI का और जियो का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? तो ये बनाया गया महेंद्र सिंह धोनी को। इन चीजों को याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है? ठीक है, बन गया है।
क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखो चंद्रमा पे बहुत सारे देश ने लैंडिंग कर चुके हैं, लेकिन कोई भी दक्षिणी ध्रुव की ओर नहीं पहुंच पाया था। जो भी जाता था उत्तरी ध्रुव पे ही पहुंच पाया था, और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत जो है ये आपका पहला देश बन गया है। भारत ही आपका पहला देश बना। चंद्रयान 3 का बात हो रहा है, इट मीन्स कि आपका चंद्रयान 1 भी रहा होगा, 2 भी रहा होगा। तो बात करें चंद्रयान फर्स्ट के बारे में, चंद्रयान फर्स्ट, ठीक है, 2 भी आया था और आपका 3 भी आया था। तो चंद्रयान फर्स्ट जो था ये आपका कब लॉन्च हुआ था? तो ये हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को, ठीक है, ये आपका 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था, ठीक है, 22 अक्टूबर 2008 को। सेकंड वाला जो था ये आपका लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 को, और तीसरा वाला जो था ये था आपका 14 जुलाई 2023 को ये आपका लॉन्च किया गया था। इन डेट को याद रखिएगा, ये आपका आगे जाकर के स्टैटिक के रूप में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, और करंट में तो ये बहुत ज़्यादा चर्चित रहा था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन बनता है कि किस रॉकेट से, ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि ये जो आपका चंद्रयान था ये किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था LVM3, देखिएगा यहाँ पे LVM3, ठीक है, ये आपका इसी रॉकेट से लॉन्च हुआ था, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो लॉन्च व्हीकल, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका लॉन्च व्हीकल मार्क, ठीक है, लॉन्च व्हीकल मार्क इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिएगा यहाँ पे एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे 26 दिसंबर नहीं होगा, यहाँ पे आप 11 दिसंबर कर लीजिएगा, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को आपका यूनिसेफ का स्थापना किया गया था। यहाँ पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध संबंधित नृत्य है? मतलब आपसे पूछा कि ऐसा कौन सा इसमें से नृत्य ऐसा है जिसको करते हुए ये आपका युद्ध टाइप का फीलिंग आता है? तो ये हो जाएगा आपका मयूरभंज का, मयूरभंज का जो आपका नृत्य है छौ, ये है आपका एक युद्ध संबंधित नृत्य है। मयूरभंज जो है ये कहाँ का जिला है? तो ये है आपका उड़ीसा का। कहाँ का जिला है? उड़ीसा का जिला है। और यहीं का जो नृत्य है छौ, इसको मार्शल आर्ट का भी दर्जा दिया गया है। किस चीज का? तो मार्शल आर्ट का भी दर्जा किसे दिया गया है? तो मयूरभंज का ये नृत्य छौ को दिया गया है। वैसे बात करें केरल के बारे में, तो केरल का कथकली और एक डांस और जो है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, ये दोनों को शास्त्रीय नृत्य का भी दर्जा दिया गया है। शास्त्रीय नृत्य, इसको शास्त्रीय नृत्य का भी दर्जा दिया गया है। अगर देखें यहाँ पे मेघालय का बांस नृत्य, एक और दिखेगा, एक आपका मिजोरम का एक डांस होता है, ठीक है, मिजोरम का, यहाँ पे दिखेगा मिजोरम का एक डांस होता है। यहाँ का भी एक डांस को कहा जाता है बैम्बू डांस, ठीक है, बैम्बू डांस, बैम्बू डांस, इस चीज को याद रखिएगा। क्वेश्चन बनता है बैम्बू डांस कहाँ का है? तो ये है आपका मिजोरम का, ठीक ना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ देखिएगा, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? कहने का मतलब ये है कि किस महाद्वीप पर होमोसेपियंस का उदय हुआ था। होमोसेपियंस क्या है? तो होमोसेपियंस आपका इंसान का वैज्ञानिक नाम है। होमोसेपियंस, होमोसेपियंस ये आपका इंसान का वैज्ञानिक नाम है। और इसका उदय कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। कहाँ हुआ था? अफ्रीका महाद्वीप में इसका उदय हुआ था। अफ्रीका के बारे में देखें तो ये आपका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका को कहा जाता है। सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा तो ये हो जाएगा आपका एशिया महाद्वीप, जिसपे हम लोग रहते हैं। एशिया महाद्वीप जो है ये आपका सबसे बड़ा महाद्वीप है। वैसे एक चीज याद रखिएगा, अगर आपसे सवाल करता है कि मानव घर का पालना, ठीक है, मानव घर का पालना किसे कहा जाता है? मानव घर का पालना, कहने का मतलब ये हुआ कि इंसान का उदय सर्वप्रथम किस महाद्वीप पे हुआ? तो ये हो जाएगा आपका अफ्रीका पर, ठीक है, ये होगा अफ्रीका पे। जबकि आपसे पूछेगा सभ्य मानव का पालना, सभ्य मानव का पालना, सभ्य मानव का पालना किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हमारे कॉन्टिनेंट को, हमारे भारत वाले कॉन्टिनेंट को। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन थोड़ी इसमें दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा एशिया, है ना। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका होगा मानव घर को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अफ्रीका को कहा जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर
7 पे 1857 की क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद में किसके द्वारा किया गया था? भर भर के क्वेश्चन आता है, बहुत जगह से पूछता है। 1857 का क्रांति क्या था? तो देखिएगा, भारत में अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को बहुत सताया गया था, बहुत गुमराह किया गया था, बहुत परेशान किया गया था, और उब करके 1857 की क्रांति का एक कारण नहीं था, बहुत सारे कारण थे। हर समुदाय के लोग अंग्रेजों से चिढ़ चुके थे, और फिर धीरे धीरे टोलरेट करते 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 जब बियर करने से बाहर हो गया, तो फिर फाइनली क्या हुआ? 1857 की क्रांति। और इस समय भी क्या हुआ था? भारत बहुत बड़ा देश है, तो अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग लीडर लोग निकल करके आए और 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता बने थे। हालांकि 1857 की क्रांति पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाई थी, अंग्रेज और जागरूक हो गए थे, लेकिन फिर भी जितना बन पाया था लोगों ने किया था। अगर कुछ कुछ नाम हम लोग यहाँ पर देखना चाहें तो देखिएगा, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल जो है ये कहाँ से कर रही थी नेतृत्व? तो ये हो जाएगा आपका लखनऊ से, ठीक है, ये होगा आपका लखनऊ से। अगर देखें लियाकत अली खां, लियाकत अली खां ये कहाँ से कर रहे थे? तो ये कर रहे थे आज के प्रयागराज और उस समय के इलाहाबाद से, इलाहाबाद से, ठीक है। दिल्ली से कौन कर रहा था? तो दिल्ली से कर रहे थे बहादुर शाह, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, या इनको द्वितीय भी कहा जाता है, बहादुर शाह द्वितीय भी इनको कहा जाता है। अगर और भी देखिए तो देखिएगा आपके झांसी से कौन कर रही थी? तो झांसी से कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई इन लोग नेतृत्व कर रही थी। अपने बिहार से देखें तो बिहार से कौन थे? बिहार से थे बाबू कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह, और ये थे कौन? तो ये बिहार के जमींदार थे, ठीक है। बिहार के ये क्या थे? तो ये बिहार के आपके जमींदार रहे थे, और इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आपसे सवाल है कि 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहने का क्षमता, उसकी हिम्मत किसने दिखाई थी? आप ये बताइएगा जरूर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हाल ही में किस खिलाड़ी को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर का क्वेश्चन एक बार फिर से आया। ब्रांड एम्बेसडर मतलब होता है किसी भी चीज को, किसी भी फेमस चेहरे को उस चीज का प्रचार प्रसार करना, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, देखिएगा, नीरज पीवी सिंधु। पीवी सिंधु बहुत चर्चित चेहरा है। पीवी सिंधु ओलंपिक की प्लेयर हैं और बैडमिंटन की प्लेयर हैं। इन्होंने 2016 का जो रियो ओलंपिक हुआ था उसमें सिल्वर मेडल और इस बार जो आपका टोक्यो ओलंपिक हुआ उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, और इस तरीके से पूरे ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं। याद रखिएगा, पीवी सिंधु, इनके पास ओलंपिक का ब्रॉन्ज मेडल भी है और इनके पास सिल्वर मेडल भी है। एक है आपका 2016 वाला रियो ओलंपिक वाला, और एक है आपका 2020 टोक्यो ओलंपिक वाला। इनको बनाया गया है तंबाकू नियंत्रण। वैसे अभी क्यों बनाया गया? तो आपको शायद याद होगा 31 मई 31 मई को क्या मनाया जाता है? तो तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस, तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, और इसी चीज को प्रमोट करने के लिए पीवी सिंधु जी को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, देखो अगर बात करें कांगेर घाटी का, एक हो जाएगा आपका कांगेर घाटी, एक हो जाएगा इंद्रावती, और एक हो जाएगा गुरु घासीदास। तीनों को आप याद करिएगा, गुरु घासीदास। ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछेगा तो यह, चलिए हम इसका नाम नहीं बता रहे हैं आपको हम ऑप्शन दे रहे हैं, आप ना बताना, आप कमेंट में बताना। यह उस राज्य में स्थित है जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ है, ठीक है, जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ। और कब अलग हुआ है? तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को यह किस राज्य से अलग हुआ? तो यह आपका मध्य प्रदेश से अलग हुआ। और इसी के बाद यहाँ पे क्या हुआ? तो मध्य प्रदेश दूसरे नंबर का सबसे बड़ा राज्य बन गया। इसी राज्य में, जिस राज्य में ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान है, उस राज्य में लोकसभा का सीट 11 है, और इस 11 में से बीजेपी को कितना मिला है? अभी रिसेंट वाला हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी को 10 सीट मिला है और कांग्रेस को 1 सीट मिला है, ठीक है। तो आप बताना कि किस राज्य के बारे में बात यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। आंसर चलो आप ही लगाना। ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप ही के ऊपर छोड़ देते हैं। अगर आप कंटिन्यू वीडियो देखते हो तो आपको तुरंत में पता चल गया होगा इस एमपी का नाम सुनते ही। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में
निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा काराकोरम पर्वत में स्थित है? काराकोरम पर्वत, हम लोग पिछले बार देख रहे थे जो ज्योग्राफी मतलब सेशन चल रहा था प्रॉपर, उसमें माउंटेन हिमालय पर्वत को हम लोग पढ़ने का कोशिश कर रहे थे, और उसमें देखे थे कि हिमालय पर्वत कई श्रेणियों में विभाजित है। आपका काराकोरम पर्वत आता है, मध्य हिमालय आता है, शिवालिक आता है, जास्कर आते हैं, तो बहुत सारे श्रेणी आते हैं, और उसी में से एक श्रेणी जो है आपका काराकोरम। आपसे वही पूछ रहा है कि काराकोरम पर्वत में कौन सा दर्रा स्थित है। सबसे पहले तो आ जाओ, दर्रा क्या होता है? तो दर्रा होता है 2-3 पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा नैरो एरिया, जहां से गाड़ी छोटा मोटा जा सकता है, उसी को कहा जाता है दर्रा। और आप एक बात जान लो कि पर्वतीय एरिया में ही आपको दर्रे मिलेंगे, मैक्सिमम पर्वतीय एरिया में ही दर्रा मिलेगा। जैसे आपको देखो जम्मू कश्मीर में मिल जाएगा, लद्दाख, चूंकि आपको देखो हमारा मैप चेंज हो गया, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये पूरा का पूरा आपका लद्दाख हो गया। तो लद्दाख में भी बहुत सारे हैं। जब आप पूर्वी घाट की ओर जाते हो, जब आप पश्चिमी घाट की ओर जाते हो, जब आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट की ओर जाते हो, तो आपको क्या मिलता है, बहुत सारे वहाँ पे आपको पासेस मिलते हैं। यहाँ पे देख लो, आपको यहाँ पे फिगर के माध्यम से सारा पास दिखा दिया गया है लगभग लद्दाख का। तो देख लो कि लद्दाख में कौन कौन से पास हैं। तो पहले तो हो जाएगा आपका अघिल पास, ठीक है, यहाँ पे देख लो लिखते जा रहे हैं। आपका अघिल पास कहाँ हो जाएगा, तो ये आपका लद्दाख में हो जाएगा। देखिएगा अघिल पास, अघिल पास हो जाएगा आपका कहाँ, तो ये देख लो, ये हो गया आपका लद्दाख में। दूसरा हो जाएगा आपका काराकोरम पास, काराकोरम पर्वत का भी नाम है और काराकोरम वहाँ के दर्रा का भी नाम है। काराकोरम पास कह लो या दर्रा कह लो, बात बराबर है। उसके बाद फिर आप आना, ये देखिएगा खारदुंगला, ठीक ना। और ला मतलब क्या होता है, जब आप ला बोल रहे हो ना, ला का अर्थ ही होता है दर्रा, लेकिन हम लोग को दर्रा दर्रा बोलने का आदत है, इसलिए बोल देते हैं खारदुंगला दर्रा। ला मतलब दर्रा ही होता है, ठीक है। तो तीसरा देखिएगा क्या हो जाएगा, खारदुंगला, खारदुंगला। और ला मतलब क्या हो गया, तो ला मतलब हो गया दर्रा। देखो 3 हुआ यहाँ पे। फिर है आपका चांगला, फिर है आपका थांगला। सब देखो मिलता जुलता नाम है, राइमिंग वर्ड लग रहा है। क्या है एक है आपका चांगला, और फिर है आपका थांगला, ये भी आपका कहाँ का हो गया, लद्दाख का हो गया। देख लो जितना ज्यादा पर्वतीय एरिया रहेगा वहां पे उतना ज्यादा दर्रा रहेगा। ये उमलिंगला, ये अभी आपका सबसे ऊंचा दर्रा भी हो गया है, जो मोटर वाहन युक्त है। यहाँ पे आप आराम से जाकर के मोटर चला सकते हो, गाड़ी चला सकते हो। ये हो जाएगा आपका उमलिंगला। और ये आ गया आपका जोजिला, ये आ गया आपका जोजिला दर्रा। ये सारा कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका लद्दाख में हो जाएगा। इन चीजों को याद रखिएगा। देखो क्वेश्चन क्या पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा काराकोरम पर्वत में स्थित है। एक चीज और याद रखिएगा, इनके अलावा ये तो आप सीखे ही, और इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा, कारातांग दर्रा, ये भी कहाँ है, तो ये भी है आपका लद्दाख में। ये सब चीज को रिकॉल करते रहिएगा, याद हो जाएगा। जैसे अघिल दर्रा, काराकोरम दर्रा, खारदुंगला, फिर आपका चांगला, थांगला, ये दोनों देखो सुनने में भी एक जैसा लगता है। चांगला, थांगला, खारदुंगला, काराताग हो गया, काराकोरम हो गया, अघिल हो गया, उमलिंग हो गया, जोजिला हो गया। ये सारे के सारे दर्रे कहाँ हैं, तो ये है आपका लद्दाख। और ये क्या करते हैं, ये भारत को अलग अलग देश से, अलग अलग एरिया से जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे आप ये देखो, ये अघिल पास हो गया, ये काराकोरम पास हो गया, तो इससे क्या होता है कि भारत और चाइना का जो आपका दूरी है ये कम होता है, आने जाने का सुविधा बढ़ता है। इन चीजों को याद रखिएगा। बाकी देख लो यहाँ पे दीफू दर्रा हो गया, नीति दर्रा हो गया, बहुत बार बताया गया है। बाकी आप लोग देखिएगा कि ये कौन सा दर्रा कहाँ पर है, आज थोड़ा जल्दी में थे। तो चलिए अपना क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।